कविता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। उसका ऑफिस घर से 1 घंटे की दूरी पर था। आने जाने में बहुत ही समय लगता था। सुबह जल्दी ही घर से निकलना पड़ता था और शाम को लौटते हुए बहुत देर हो जाती थी। तो घर में किसी काम में भाभी का हाथ बटाना मुश्किल होता था। चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती थी। इस बात को लेकर भाभी कविता से चिड़ी सी रहती थी। जब भी वह घर आती थी तब उसकी भाभी रीना अपने बेटे को लेकर अपने कमरे में चली जाती और उसके साथ कोई बात नहीं करती। एक दिन कविता ने अपने भाई दीपक से कहा, क्यों न वह अपने ऑफिस के नज़दीक एक कमरा किराए पर ले ले। शनिवार शाम को घर पर आ जाया करेगी, इतवार को अपने घर पर, फिर सोमवार को घर से ऑफिस चली जाएगी। तो भाई के कुछ कहने से पहले ही भाभी ने हाँ कर दी और कहा, ठीक है, जब खुद कमाती हो तो अपनी जिम्मेदारी भी उठाना सीखो। शादी तो तुम कर नहीं रही, कम से कम हम लोगों का बोझ तो कम कर ही सकती हो। इस पर दीपक कुछ नहीं बोला और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। कविता को बहुत ही बुरा लगा। अगले दिन वह ऑफिस गई और अपने सहकर्मियों से बात करने पर उसे एक घर के बारे में पता चला कि उसे एक कमरा मिल सकता है। छुट्टी के बाद वह उस पते पर पहुंच गई। उसने घंटी बजाई। अंदर से घर के मालिक रामलाल जी बाहर आए। कविता ने कमरे के लिए पूछा। रामलाल जी ने कविता को रूम दिखाया। कविता ने किराया पूछा। रामलाल जी ने कहा कि आप किचन में जाकर अपने और मेरे लिए खाना बना लिया करो, यही घर का किराया होगा। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किचन में हर एक चीज़ मौजूद है। कविता सुबह नाश्ता बनाती, खुद खाती और रामलाल को खिलाती और दोपहर के लिए बना देती और शाम को घर आती। रात को दोनों साथ में खाना खाते हुए कोई ना कोई बात कर लेते। बातों बातों में रामलाल ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं और दोनों अमेरिका में सेटल हैं। दोनों के अपने अपने कारोबार हैं, परिवार हैं। पत्नी की मृत्यु हुए 5 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में कोई भी घर नहीं आया। उनके पास मेरे लिए समय नहीं, इसलिए अब अकेले जीने की आदत हो गई है। अच्छा खाने का शौक़ है, लेकिन बाहर का खाने से तबीयत बिगड़ जाती है। कविता भी अपने बारे में बात करने लगी कि माँ बाप को इस दुनिया से गए हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। भैया ने जैसे तैसे पढ़ाई पूरी कराई, फिर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। पहले शादी के लिए रिश्ते आते थे, तब सोचा नहीं। अब 31 साल की हो गई हूँ, अब ढंग के रिश्ते नहीं आते और अब भैया भाभी को भी बोझ लगने लगी हूँ। भैया भाभी भी अब मेरी शादी की बात नहीं करते। मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया है। एक दिन कविता ऑफिस से घर आई तो देखा कि रामलाल गेट के पास बैठे थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। घर में आते ही पूछा कि क्या हुआ। वह डर गई थी। भागकर सामने वाले रघु जी को बुलाकर ले आई। उन्होंने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उन्हें भर्ती कराया गया और उनका इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टर ने बोला कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। 2-3 दिनों तक उन्हें अस्पताल में रखा गया। कविता ने रघुनाथ से कहा कि उनके बेटों को कवर कर देनी चाहिए। रघु जी ने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं, पहले भी राम की तबीयत कई बार बिगड़ी है। जब भी राम के बेटों को फ़ोन किया तो एक ही जवाब मिला कि हम नहीं आ सकते, आप खुद ही करो जो कुछ कर सकते हो। जो भी खर्च होगा हम दोनों भाई मिलकर भेज देंगे, लेकिन पैसे की राम के पास भी कोई कमी नहीं है। तब से राम ने अपने बेटों को कभी फ़ोन नहीं किया। जब ज़रूरत होती है मुझे फ़ोन करके बता देता है और बेटों को फ़ोन करने से मना कर देता है। 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कविता ने रामलाल जी का बहुत ख्याल रखा। 4 दिन बाद वह ऑफिस गई। 2 घंटे के बाद वह वापस लौट आई, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था।
रामलाल को बहुत ही बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से उसकी नौकरी चली गई, लेकिन कविता ने बुरा नहीं माना। कविता ने 2-3 और जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। कहीं ऑफिस के चक्कर लगाए, कई जगह फ़ोन किया। लगभग 1 महीने बाद एक कंपनी से एक कॉल आई। अगली सुबह इंटरव्यू के लिए जाने के लिए तैयार हुई। नाश्ता करते समय रामलाल जी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। रघु जी की मदद से वह रामलाल जी को अस्पताल ले गई। पूरा दिन बीत गया। घर आते आते रामलाल ने कहा कि इस बार भी मेरी वजह से तुम इंटरव्यू देने नहीं जा सकी। मैं तुम्हारा दोषी होता जा रहा हूँ। आप जानबूझकर तो कुछ भी नहीं करते। तबीयत है, कभी भी किसी की भी बिगड़ सकती है, इसमें आपकी क्या गलती। कुछ दिन तक उसकी नौकरी का कोई समाधान नहीं हुआ तो उसने घर वापस लौट जाने के लिए सोचा। उसने रामलाल से बात की, सर मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। किस लिए? जब तक मेरी नौकरी का इंतज़ाम नहीं होता मुझे घर पर ही रहना चाहिए। भाई से बात हुई? नहीं, वह मेरा अपना घर है, मैं अपने घर कभी भी जा सकती हूँ। क्या ज़रूरत है घर जाने की? यहाँ कौन सा तुम्हें घर का किराया देना है? हमारी बात हुई थी कि तुम मेरे लिए ताज़ा खाना बनाओगी और कोई किराया नहीं दोगी। जब नौकरी मिल जाएगी तो देख लेना कि कहीं और कमरा लेना है या फिर घर जाना है। तब तक यहाँ रहो, इसमें मेरा भी स्वाद है, तुम्हारा भी फायदा है, क्या हर्ज है इसमें। ऐसे ही कुछ और समय बीत गया। नौकरी नहीं मिली, लेकिन रामलाल जी की तबीयत ठीक रहने लगी। अच्छे से देखभाल जो हो रही थी। एक दिन खाना खाते हुए कहा, कविता तुम मेरी इतनी देखभाल करती हो, मेरे घर को अच्छी तरह से संभाल रखा है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये तुम्हारा घर है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक इंसान जहाँ रहता है उसे अपना घर समझकर ही रहना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि यह घर तुम्हारा हो सकता है तो कैसा लगेगा? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है मुझसे शादी करके? कविता वहाँ से उठकर चली गई और रामलाल जी भी उठकर उसके पीछे गए और कहा, कहाँ जा रही हो? अपना सामान पैक करने। किस लिए? मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप मेरे बारे में यह सब सोचकर बैठे हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। यह बात आपने सोच भी कैसे ली कि मैं आपके इस प्रस्ताव को मंजूर कर लूँगी? मैंने यह बात बहुत सोच समझ कर कही है। एक बार बिना कुछ बोले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारे मन में आए वही करना। चाहे तो अभी घर चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हूँ कि कभी भी बुलावा आ सकता है। फिर भी तुमसे शादी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी संपत्ति में से एक भी पैसा मेरे बेटों को मिले। वैसे तो इंसान इस दुनिया से जाते वक्त सब कुछ यहीं छोड़कर जाता है, साथ कुछ भी नहीं ले जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब मैं तुम्हें दे दूँ। लेकिन क्यों? वह इसलिए कि मैं अपने आप को तुम्हारा अपराधी मानता हूँ। मेरे कारण तुम्हारी नौकरी गई, मेरे कारण तुम इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकी और मेरा हर तरह से तुमने भला किया। आज मैं जीवित हूँ तो तुम्हारे कारण। यदि कोई मेरी संपत्ति का सही हकदार है तो वह तुम हो। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यूं ही आप मेरे नाम पर कर सकते हैं। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे मरने के बाद तुम पर कई सवाल उठेंगे और तुम किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगी कि मैंने अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम पर क्यों की, और तुम्हारे हाथ बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं लगेगा। और संपत्ति तो बहुत दूर की बात है, शादी तो बस एक फॉर्मेलिटी होगी। इससे तुम्हारे और मेरे जीवन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। जैसे हम आज जी रहे हैं ऐसे ही जीते रहेंगे। बस तुम्हारे पास शादी का प्रमाण पत्र होगा जिसके कारण तुम मेरी पत्नी होने का दावा कर सकोगी। उसके बाद कोई भी कानून मेरे बेटों की मदद नहीं कर पाएगा।
क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी लीगल होगी। हाँ, इस बीच अगर तुम्हें कोई नौकरी मिलती है तो तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। ये सारी बातें अकेले में बैठकर सोचना। किसी से सलाह लेना ज़रूरी समझो तो ज़रूर लेना, लेकिन सबसे अच्छा मार्गदर्शन तो अपने दिल के अलावा कोई और नहीं दे सकता। दिल की सुनना। 3 दिन तक घर में खामोशी थी। चौथे दिन सुबह नाश्ते के समय कविता ने शादी के लिए मंजूरी दे दी और कहा कि मैं शादी का रिस्क ले रही हूँ, तो आपको भी अपनी संपत्ति का रिस्क लेना होगा। दोनों कामों का एक साथ ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रामलाल ने कहा मंजूर है। रघु जी और उनकी पत्नी ने रामलाल की तरफ से गवाही दी और कविता की तरफ से गवाहों का इंतजाम भी रामलाल ने खुद ही किया कोर्ट मैरिज करने के लिए। शादी हो गई और बैंक अकाउंट भी कविता के साथ साझा अकाउंट में बदल दिया। एक बीमा पॉलिसी थी जिसमें कविता को नॉमिनेट कर दिया। यह सब काम हो गए। दोनों ही खुश थे। जिंदगी पहले की तरह ही चल रही थी। कविता पूरी तरह से अपने घर को समर्पित थी और समय बीतता गया। देखते ही देखते 8 वर्ष बीत गए। एक दिन रघु और रामलाल दोनों बैठे बातें कर रहे थे। राम बोले, रघु मेरे बच्चों को देखे 13 साल हो गए हैं। पोते पोतियों को देखने को तरस रहा हूँ। कहते हुए रामलाल की आंखों में आंसू आ गए और तबीयत खराब होने लगी और बोले कि लगता है कि अब मेरा अंतिम समय नज़दीक आ रहा है। एक बार मेरे बच्चों को फ़ोन करो, शायद ही मैं अपने बच्चों को देख पाऊँ। तुम उन्हें फ़ोन करके बुलाओ। रामलाल को अस्पताल ले जाना पड़ा। उन्हें भर्ती कर दिया। कविता बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उनके पास समय नहीं है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। कविता ने रघु से कहा, आप इनके बच्चों को बुला लीजिए, मैं अपने ऊपर कोई दोष लेना नहीं चाहती। रघु ने राम के बड़े बेटे गोपाल को फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारे पिता की हालत गंभीर है। तुम जल्द से जल्द टिकट कराओ और जितना हो सके जल्दी आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता के पास समय नहीं है। क्या रामलाल के बेटे घर आए? यदि आए तो क्या हुआ? कविता के साथ कैसा सलूक किया राम के परिवार ने? जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य पढ़ें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।